हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसके अंतर्गत हम परीक्षा वाणी बुक को कवर कर रहे हैं पूरा का पूरा। ठीक है, कंप्लीट कवर कर रहे हैं। कहने का अर्थ हुआ कि इसमें हम परीक्षा वाणी के मेन चैप्टर देखेंगे, उसके बाद उसके MCQ भी यहाँ पे कवर करेंगे, और उसके साथ साथ जो संक्षिप्तकी दिया हुआ है उसे भी हम कवर करेंगे, क्योंकि संक्षिप्तकी में बहुत ज़्यादा नया डेटा ऐड किया रहता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो समसामयिक घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर वाला पोर्शन दिया हुआ है परीक्षा वाणी में, इसकी भी हमने सीरीज चला रखी है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि हम परीक्षा वाणी की जो बुक है उसको कंप्लीटली यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था उत्तराखंड भौगोलिक परिचय जो है इसका मेन चैप्टर, और उसका डेटा 2 या 3 वीडियो में हमने उसे कवर कर लिया था। तो आज हम देखेंगे इसी चैप्टर के MCQज जो कि परीक्षा वाणी में दिए हुए हैं। लगभग 90 के आसपास ये MCQ दिए हुए हैं। ये आपका UKPSC या UKSSC के द्वारा प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी आप इसमें देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि ये सारी सीरीज जो है आपकी आगामी सभी UKPSC एग्जाम्स, चाहे वो आपका फॉरेस्ट गार्ड हो, बंदी रक्षक हो, ठीक है, या फिर आपका पुलिस SI हो, या वीडियो वीपीडियो वाला एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार इतने सरल प्रश्न थोड़े आते हैं। भैया आप ये पटवारी का पहला वाला पेपर है, पटवारी दूसरा है, या पुलिस कांस्टेबल या कनिष्ठ सहायक, इन पेपर्स को उठा के देखो ना एक बार। इसमें आप लोग पाएंगे कि अगर उत्तराखंड से 40 क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसमें से आपके 30 क्वेश्चन ऐसे हैं, 30 प्लस क्वेश्चन ही मिलेंगे जो कि बहुत ईजी होते हैं, और हम केवल इसीलिए गलत कर देते हैं क्योंकि हमने उनको रिवाइज नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ईजी नहीं है। हर क्वेश्चन एग्जाम में अपनी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को, जितने भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में या फिर जितने बन सकते हैं, जिनकी संभावना है, तो उनको अच्छे से कवर करें, बार बार रिवीजन करें, जिससे कि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जब भी आप परीक्षा वाणी का कोई भी चैप्टर देखेंगे यहाँ से मेन चैप्टर, तो उसके तुरंत बाद उसके MCQ वाली सीरीज मैं यहाँ पे पूरी डालूंगा, तो MCQ वाली सीरीज जरूर देखें। ठीक है, और उसके बाद उसका संक्षिप्त की भी आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। सभी लोगों को पता है, चमोली जनपद, जिसका क्षेत्रफल आपका 80-30 वर्ग किलोमीटर लिखा गया है। ठीक है, और इसके तुरंत बाद आता है आपका उत्तरकाशी, जिसका है 80-16 वर्ग किलोमीटर। तो इनका बहुत नज़दीक है क्षेत्रफल, लगभग बराबर है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग ध्यान में रखें कि चमोली पहले नंबर पर है जिसका 80-30 वर्ग किलोमीटर है, जबकि उत्तरकाशी आता है दूसरे नंबर पर 80-16 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद फिर पिथौरागढ़ का नंबर आता है, ठीक है, 70-90 वर्ग किलोमीटर। तो जो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं उनके क्षेत्रफल आपने याद रखने। अगला देखें, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं। तो उत्तराखंड में जिलों की संख्या है 13। ठीक है, ये देखिए PCS में पूछा गया है क्वेश्चन 2007 में, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं UKPSC के द्वारा। नेक्स्ट देखें, निम्न में कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। जब मैंने भूकंप वाला आपको पढ़ाया था इससे पिछली वाली वीडियो में, तो मैंने वहाँ पे पूरा बताया हुआ है, और वो पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को दिखाई, और ये भी बताया कि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं परीक्षा वाणी बुक का वेटेज जो है UKPSC एग्जाम में कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो सर्वाधिक तीव्रता का जो भूकंप था ये था चमोली वाला, 1999 में जो आया था। ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं सभी में भूकंप जो है आपका 6 पॉइंट समथिंग इतनी तीव्रता का रहा था। ठीक है, तो 6.2, 6.0, 6.8 ऐसे तीव्रता का है। तो यहाँ से आयोग ने क्वेश्चन बना दिया, इसलिए मैंने बताया है उसमें कि कौन सा सेक्शन आपने इसमें से पढ़ के जाना है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, तो इसका है सही आंसर चमोली। आगे देखें, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या फिर स्रोत कूप पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है, पाताल तोड़ कुएं या फिर स्रोत कुएं किस वाले भाग में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं तराई भाग में, क्योंकि तराई कहने का मतलब है तरी वाला क्षेत्र, जहाँ पर आपका बारिश ज़्यादा होती है और नदियाँ भी ऊपर से बहकर यहाँ पे जल को रोकती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, तो तराई वाला क्षेत्र है। तरी वाले क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं, और इसीलिए इसका नाम आपका तराई भी पड़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। बागेश्वर जिला है, चंपावत भी है, रुद्रप्रयाग भी है, लेकिन रुद्रपुर ये आपका उत्तराखंड का जिला नहीं है, बल्कि क्या है, ये उधम सिंह नगर जिले का एक क्षेत्र है। ठीक है, रुद्रपुर उसका मुख्यालय, तो ध्यान में रखेंगे। अगला देखें, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो ये देखिए PCS प्री 2003 में बना है, तो नेपाल की सीमा से लगा हुआ बहुत आसानी से वो स्टूडेंट बना जाएंगे जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी, पहला पार्ट भौगोलिक परिचय वाला। सीमाओं को मैंने इस तरीके से बताया हुआ है
कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और परीक्षा वाणी में आपको इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हर एक सीमा को खोल के मैंने दिखाया उसमें कि कहाँ से कौन सी सीमा लगती है, कितने जनपद यहाँ सम्मिलित हैं, सब कुछ, ठीक है। तो वीडियो जरूर देखें। तो कौन सा नेपाल से लगा हुआ है देखें, पौड़ी गढ़वाल नहीं लगाता है। पिथौरागढ़ आपका एकमात्र ऐसा जनपद है, हमने बताया था, जो 2 देशों से सीमा बनाता है। एक आपका नेपाल है, ठीक है, और दूसरा आपका चाइना यानी कि तिब्बत वाला क्षेत्र। तो 2 देशों से सीमा बनाने वाला पिथौरागढ़ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़, ठीक है। आगे देखें, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं पर्वत शिखरों से, तो मैंने इसको भी बताया हुआ है कि कौन सी पर्वत चोटियाँ आपने ज़्यादा याद रखनी है। ट्रिक भी मैंने दी हुई है, वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लें। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। कहीं कहीं पे 7,816 भी लिखा है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। इसके बाद आपकी दूसरी चोटी थी कामेट, जिसकी ऊंचाई है 7756 मीटर, और इसके बाद आती है नंदा देवी पूर्वी 7434, ठीक है। तो इस टाइप की ये सारी चोटियाँ आपको याद होनी चाहिए। आगे देखें, निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इस बार भी ये मान के चलें कि इसका एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है। तो पहाड़ों की रानी कहा जाता है आपका मसूरी को। देखिए बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, एक बार ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्न में से पहाड़ों की रानी कौन सा है, और वहाँ पे मसूरी ऑप्शन में नहीं था, वहाँ था आपका जैसे नैनीताल है, अल्मोड़ा है और रानीखेत है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका आंसर था उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट रानीखेत लगा के आए। ध्यान रखना, रानीखेत को पर्यटक नगरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये हम आगे कवर करेंगे। तो रानीखेत को पर्यटक नगरी कहा जाता है, जबकि पहाड़ों की रानी कौन है, मसूरी, ठीक, इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, किंगरी, बिंगरी, नीति, माणा, सैल, साल, धर्मा क्या है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, मैं इसको हमने पूरा कवर नहीं किया, लेकिन मैंने बताया था थोड़ा सा। आगे हम दर्रे वाले चैप्टर में देखेंगे। तो ये हैं आपके उत्तराखंड के दर्रे, जो कि मेनली ये किंगरी, बिंगरी, नीति, माणा ये सब चमोली जनपद में है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लॉजिकली जाना चाहें, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, तो आप देखेंगे कि भैया हल्द्वानी जो है ये तो प्लेन एरिया है, यहाँ होंगी नहीं। लैंसडाउन जो है इसका नाम है कालो का डांडा, ये एक पर्वत श्रेणी है, तो आप लोग इसके साथ आसानी से जा सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है कि नाहन पर्वत श्रृंखला आपका हल्द्वानी में पड़ती है, हल्द्वानी के पास है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसलिए पीसीएस 2003 में पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जाएगा। नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ आपकी हल्द्वानी में पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे। तो आप ये सोचते हैं कि हल्द्वानी तो प्लेन एरिया है, भैया वहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ नहीं हैं, यानी कि पहाड़ी में कहेंगे तो आप कहेंगे हल्द्वानी में पर्वत श्रृंखला नाहन, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखें, लिंक करके, नाहन मतलब नाहन पर्वत श्रृंखला हल्द्वानी में ही है, ठीक है। आगे चलें, राज्य में दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा। तो इसी बार के यूकेपीएससी एग्जाम के किसी पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। पीसीएस प्री 2004 में भी आया है, तो इसका मतलब रिपीट हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो व्यास घाटी और दारमा दोनों घाटियाँ आपका पिथौरागढ़ में पड़ती हैं, और इन्हें जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है सिनला दर्रा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें, आगे भी बन सकता है। राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पीसीएस 2006 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ पे पूछा गया तिब्बत और नेपाल दोनों के बीच व्यापार होगा। तो अभी हमने बात की कि उत्तराखंड का एकमात्र जनपद पिथौरागढ़ है, जो कि 2 देशों से सीमा बनाता है, चीन यानी कि तिब्बत और नेपाल, ठीक है। तो यही एक जनपद हो सकता है जिसके दर्रे तिब्बत और नेपाल दोनों ही जगह व्यापार करने के लिए प्रयुक्त होंगे, ठीक है। तो ये अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखेंगे। आगे चलें, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है। तो फिर से वही क्वेश्चन बन गया, नंदा देवी श्रेणी, ठीक है। इसकी ऊंचाई याद रखेंगे 7,817 मीटर। नेक्स्ट है बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ है, चमोली में है, सबको पता होगा। बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया, 2012 में आया है पीसीएस में ही, यूकेपीएससी के द्वारा पूछा गया। तो पूछा है सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ऊंची चोटी पूछे या सबसे ऊंची हिमाच्छादित चोटी पहुँचे, दोनों का ही कोई आंसर होगा आपका नंदा देवी, ठीक है, 7,817 मीटर। आगे चलते हैं, फूलों की घाटी स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्यों, ये आपका जो फूलों की घाटी है, जब मैंने इसको पढ़ाया था अभी आपका ये भौगोलिक परिचय, तो उसमें मैंने बताया कि जो आपका वृहद हिमालयी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है, तो इसीलिए वनस्पतियों का यहाँ अभाव पाया जाता है। एक ऊंचाई के बाद 12,000 मीटर से ऊपर जो ऊंचाई है, वहाँ तो बिल्कुल हमेशा बर्फ़ रहेगी। उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो काई, लाइकेन टाइप की चीज़ें मिलेंगी। फिर नीचे आएंगे तो हल्के से बुग्याल मिलेंगे। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में आपका पेड़ पौधे बहुत कम मिलते हैं वृहद हिमालय क्षेत्र में। लेकिन ये एक तरीके से अपवाद है, फूलों की घाटी आपका वृहद हिमालय क्षेत्र में ही पाई जाती है, जहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि बहुत सारे किस्म के यहाँ पे फूल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में यूकेपीएससी के द्वारा, आगे भी बन सकता है, ध्यान रखें। वृहद हिमालय में है फूलों की घाटी, जबकि मैंने इसी के साथ दूसरी चीज़ बताई थी, मध्य हिमालय श्रेणी में क्या था,
आपका ये दूधातुली पर्वत श्रेणी जो कि CAP में फैली हुई है, ठीक है। मैंने बताया था इसका क्या मतलब हुआ, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में दून कहा जाता है, तो दून किसे कहा जाता है। देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन बना है 2012 में। नदी घाटियों को, संरचनात्मक घाटियों को, अल्पाइन घास के मैदान या संकरी घाटियाँ। अब भैया सबको ये तो पता है कि दून जो है एक घाटी है, लेकिन अब यहाँ पे 3 ऑप्शन में आपको घाटी मिल रहा है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट फंस जाते हैं। ध्यान रखें, मैंने बताया कि ये जो दून घाटियाँ हैं ये संरचनात्मक घाटियाँ हैं, और इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और बताई थी कि दून घाटी जो है आपकी स्ट्राइक वैली है, ठीक है। ये मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइक वैली, या फिर हिंदी में कहेंगे तो नमन घाटी है। तो अभी तो क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है कि संरचनात्मक घाटियाँ हैं, ये आपने याद रखना है। साथ ही साथ आने वाले टाइम पे बन सकता है कि दून घाटी, दून आपका क्या है, तो वहाँ पे स्ट्राइक वैली ऑप्शन में दिख सकता है, हो सकता है संरचनात्मक घाटी ना हो। तो आप लोग ध्यान रखें कि दून घाटी एक नमन घाटी है या फिर दून घाटी जो है संरचनात्मक घाटियाँ हैं, ठीक है। आगे चलें, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है। तो आपका भूकंप के लिए 5 जोन निर्धारित किए हैं भारत में, और उनमें से 2 जोन जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं, अधिक और अत्यधिक संवेदनशील वाले, यानी कि जोन 4 और 5 उत्तराखंड में पड़ते हैं। ये मैंने बताया था, ट्रिक भी बताई है। अब जो भूकंप है, भूकंप के बाद क्या होगा, भूस्खलन होगा, ठीक है। भूकंप की वजह से भूस्खलन भी होता है, तो भूस्खलन के लिए सबसे सुभेद्यता जोन में कौन सा पूछा गया है, मध्य हिमालय, वृहत हिमालय, बाह्य हिमालय या झीलों के तटवर्ती क्षेत्र। तो मैंने इसमें बताया था आपको कि जो बाह्य हिमालय क्षेत्र है इसी को आपका कहा जाता है शिवालिक श्रेणी। ये सबसे नीचे पाई जाती है, यानी कि पाद वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में सबसे नीचे। तो ऊपर से जितनी भी नदियाँ आएंगी वो नीचे आने तक इतना ज़्यादा कंकड़ पत्थर अवसाद लेकर आती हैं कि उनने बाह्य हिमालय श्रेणी को जगह जगह छिन्न भिन्न कर दिया है, ठीक है, जगह जगह काट दिया है। और इस वजह से इस क्षेत्र की जो ज़मीन है वो थोड़ी कच्ची भी है, और दूसरा कारण क्या है कि ये जो शिवालिक श्रेणी है ये अवसादी चट्टानों से बनी हुई है, जितने भी ऊपर से नदियाँ बहाकर अवसाद लाई उनसे बनी है। तो ये कच्चे पहाड़ हैं, इसलिए यहाँ पे भूस्खलन की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लॉजिकल क्वेश्चन, किस क्षेत्र में आपका भूस्खलन अधिक होगा, तो ध्यान रखें शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय क्षेत्र, ठीक है। आगे चलें, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा है ट्रेल पास। इस ट्रेल पास से और भी क्वेश्चन आते हैं। इसकी खोज कब हुई है, 1830 में हुई है, ठीक है। अब विलियम ट्रेल ने ही खोज की है, लेकिन यहाँ पे एक उत्तराखंड के व्यक्ति का नाम आता है मलक सिंह बूढ़ा, ठीक है, मलक सिंह, आप याद रखेंगे। तो मलक सिंह उनके सहयोगी थे ट्रेल के, जिनकी हेल्प से ट्रेल ने क्या किया, ये दर्रा खोजा था। तो ट्रेल पास बागेश्वर पिथौरागढ़ के मध्य है। आगे देखें, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा। तो देखिए भैया, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले, रट लो अच्छे से, इसको जोड़ने वाले केवल 4 ही दर्रे हैं, मेनली 4 दर्रे हैं, ठीक है। इसको जोड़ने वाले, उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ने वाले कौन से हैं, खांगला, मुलिंगला, नेलंग, सागचोकला। जब हम दर्रे वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ट्रिक भी हम याद करेंगे। तो थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सागचोकला केवल 4 दर्रे हैं उत्तरकाशी तिब्बत के मध्य। तो इनमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी किंगरी मिंगरी नीति घाटी में, सॉरी ये चमोली में है, नीति भी चमोली में, और दारमा कहाँ है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। आगे चलें, देखें, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। अब मुख्य केंद्रीय भ्रंश से आ गया, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको 4 भ्रंश रेखाएं बताई हैं उत्तराखंड में, ठीक है, जो हिमालय है उस क्षेत्र में। पहली आती है आपकी ये, एक मिनट, पहली आती है आपकी कौन सी भ्रंश रेखा, ITSZ, ठीक है, ITSZ, ठीक, इंडस सांगपो सचर जोन। इसके बाद थी आपकी MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद था आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसके बाद था आपका हिमालयन बाउंड्री फॉल्ट या हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF। तो ये 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, और कहाँ पढ़ती हैं अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। ऐसी कुछ श्रृंखला है, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय आ गया, फिर ये महान हिमालय आता है, इसके बाद लघु हिमालय आता है, फिर संरचनात्मक घाटी, फिर शिवालिक श्रेणी, फिर भाबर वाला क्षेत्र, ऐसे करके फिर आपका तराई और गंगा का मैदान। तो इस तरीके से पूरा बताया हुआ है। आपका ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य है ITSZ। इसके बाद आपका महान हिमालय और लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय के मध्य है MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद आपका लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य आता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, और इसके बाद शिवालिक और जो तराई भाबर गंगा का मैदान है इसके मध्य आता है HFF यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है। सबसे फ्रंट वाला क्षेत्र यही है। तो इस तरीके से 4 यहाँ पे भ्रंश रेखाएं पड़ते हैं। तो आपसे पूछा है मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहाँ स्थित है, कई बार बना हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें किसके मध्य है, महान हिमालय और लघु हिमालय, इनके मध्य है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है महान हिमालय और लघु हिमालय कहाँ पे दिख रहा है आपको, वृहत हिमालय के उत्तर में, वृहत हिमालय और मध्य हिमालय, ऑप्शन डी, ठीक है, वृहत हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच में। तो ये आप लोग अच्छे से रट लें। अगला है, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण क्या हैं। तो यहाँ पे हमने बात की थी इससे पहले वाली वीडियो में कि प्लेटों की गतिशीलता से आने वाले भूकंप जो हैं बहुत विनाशकारी होते हैं, और उत्तराखंड में मेनली प्लेटों की गतिशीलता से ही भूकंप आते हैं।
क्योंकि भूकंप आने के अन्य भी कारण होते हैं, जैसे बांधों का धंसना, टूटना, जमीन खिसकना, इस टाइप की चीज़ें, लेकिन प्लेटों की गतिशीलता से आने वाले भूकंप ज़्यादा विनाशकारी हैं। दूसरा, उत्तराखंड में अभी हमने देखा कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी है, यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश, तो प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंश दोनों ही कारण हैं भूकंप आने के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है भाई? ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट में रखेंगे। बाढ़ आने का कारण देखिए, भूस्खलन। मैंने बताया कि उत्तराखंड में जनरली बाढ़ नहीं आएगी, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी ढाल पर बसा है। यहाँ पे जो भी नदियाँ आती हैं उन्हें एक अच्छा ढाल मिल जाता है बहने के लिए, तो तेज गति से निकल जाती हैं। लेकिन अगर भूस्खलन हो गया और नदी मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो गया तो यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो एक तो भूस्खलन कारण हो गया। दूसरा, अतिवृष्टि। देखें, अतिवृष्टि भी कारण हुआ, क्योंकि अतिवृष्टि यानी कि बादल फटना, जैसे केदारनाथ आपदा में हुआ था, तो बादल फटने से किसी एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है एक साथ, तो उससे क्या होगा? भूस्खलन होगा, फिर से अवरुद्ध होगा मार्ग और फिर से बाढ़ आएगी। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ही, ठीक। आगे चलते हैं, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। तो अभी हमने बात की थी कि 5 जोनों में बांटा गया है भारत को, जिनमें से जोन 4 और जोन 5 कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में पड़ते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें बताया था आपका जोन 4 जो है आपका, जोन 4 में कौन कौन से जनपद हैं और जोन 5 में कौन कौन से जनपद हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जोन 4 की मैंने ट्रिक बताई थी, NDT UK US, ठीक है, NDT UK US, बार बार बोलेंगे याद हो जाएगा। नैनीताल, नैनीताल, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर, तो ये 5 जनपद हैं जो जोन 4 में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। फिर जोन 5 में अन्य बचे हुए सारे जनपद जोन 5 में, लेकिन किसको छोड़कर? हरिद्वार और पौड़ी को छोड़कर, ये दोनों किसी में नहीं आएंगे। तो मैंने अच्छे से बताया हुआ है, उसे देख लें, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए, हमने बात की थी कि अगर हम राज्य को देखें, आयताकार राज्य, इसमें आपका दक्षिण से उत्तर की ओर जाने में और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने में वर्षा की मात्रा घटती है। तो हमारे जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये इसी क्रम में, सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय, फिर उससे दक्षिण में आएंगे तो हम महान हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, फिर तराई भाबर क्षेत्र, ठीक है। तो हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, वर्षा की मात्रा घटेगी। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी? ये बाह्य हिमालय में, फिर उससे कम मध्य हिमालय, उससे कम महान हिमालय, उससे कम ट्रांस हिमालय में। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, बाह्य हिमालय लिखा हुआ है, ठीक है। तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा बाह्य हिमालय, यानी कि शिवालिक श्रेणी। आगे चलते हैं, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि नरेंद्र नगर टिहरी 1080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर सर्वाधिक वर्षा देखी जाती है, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा देखी जाती है, इसीलिए नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। इससे रिलेटेड एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो देखें, कुमाऊं में चंपावत डिस्ट्रिक्ट से मुख्यालय से टनकपुर की ओर जाने में एक जगह पड़ती है सूखी ढांग, ठीक है। नाम है सूखी, बिल्कुल सूखा हुआ, लेकिन सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है सूखी ढांग में, इसीलिए इसे कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखें, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले जिले हैं? बहुत ही अच्छे से हमने कवर किया हुआ है पहली वीडियो में, आंतरिक जिले कौन से हैं, ठीक है, सीमावर्ती जिले कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, कितने जिलों से कितने राज्य सीमा बना रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें सब देखी हुई हैं। तो पूर्णतः आंतरिक जिले केवल 4 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, फिर यहाँ पे रुद्रप्रयाग दिया है, ये भी है, बागेश्वर भी है, ठीक है, बागेश्वर यहाँ भी दिया है, अल्मोड़ा। तो ये 4 जिले हैं, कौन से? टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ये चारों जिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला देखें, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपका पिथौरागढ़ जनपद है ये यहाँ उत्तर में चीन से सीमा बनाता है, और इसके बाद यहाँ पे पूर्व की तरफ ये नेपाल से भी सीमा बनाता है। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है पिथौरागढ़ जनपद का। तो पिथौरागढ़ जनपद एकमात्र जनपद है जो 2 देशों से सीमा बनाता है, इसलिए सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, सही आंसर होगा पिथौरागढ़। नेक्स्ट देखें, राज्य के निम्न कस्बों में कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो आसानी से आप पहचान सकते हैं, मैदानी और पर्वतीय। तो रुड़की, लक्सर, हरिद्वार में पड़ते हैं तो मैदानी है। खानपुर, चानापुरी वहीं पड़ते हैं तो ये भी मैदानी। मंगलौर और लंढौरा ये भी दोनों हरिद्वार में पड़ते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि ये स्थान कहाँ पड़ता है, तो आप आराम से पहचान लेंगे, क्योंकि हमारे राज्य में केवल 2 ही जनपद हैं मैदानी मेनली, एक है आपका हरिद्वार और दूसरा है उधम सिंह नगर, ठीक है। आगे चलते हैं, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्यों? क्योंकि हरिद्वार भी मैदानी है और आपका जो उधम सिंह नगर है ये भी मैदानी है, लेकिन हरिद्वार में आपका गंगा का मैदान पाया जाता है। हरिद्वार एकमात्र जनपद है जहाँ गंगा का मैदान का विस्तार है, और
उधम सिंह नगर में आपका सर्वाधिक विस्तार तराई क्षेत्र का मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा। देखिए औरंगाबाद और ज्वालापुर ये हरिद्वार के ऐसे क्षेत्र हैं जो गंगा के मैदान में ना पड़कर तराई क्षेत्र में पड़ते हैं। इसके अलावा काशीपुर खटीमा ये तो उधम सिंह नगर के हैं, ठीक ही हो गया। सितारगंज बादपुर ये भी उधम सिंह नगर के हैं, ठीक है। तो इन्हें पहचानना आसान है, लेकिन ये दोनों आप लोग याद रखेंगे, औरंगाबाद ज्वालापुर ये तराई में आते हैं, ठीक है, जबकि हैं हरिद्वार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी और गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं? ये भी हमने बात की थी। तो किस क्षेत्र में बसे हुए हैं? तराई क्षेत्र में, ठीक है, उधम सिंह नगर जनपद। नेक्स्ट देखें, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई हमने बात की थी, सारी ऊंचाइयाँ हमने शिवालिक की देखी थी, उसके बाद दून घाटी की देखी, फिर मध्य हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, सबकी ऊंचाइयाँ हमने पढ़ी हुई हैं। आपने नहीं देखी तो वीडियो जरूर देखें। तो इसकी ऊंचाई लगभग थी 750 से 1200 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 850 से 1200, ठीक है, ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 750 से 1300 मीटर यहाँ दिया हुआ है, ठीक। PCS 2010 में पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल। तो देखिए भैया, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन जब वहाँ पे ऑप्शन आते हैं तो आप लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखना, अच्छे से रट लेना। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से आप लोग ध्यान रखें जो मैदानी है और जो पर्वतीय है कितना है, ठीक है। मैदानी क्षेत्र बहुत कम है, लगभग 13.93%, और जबकि आपका अगर आप पर्वतीय क्षेत्र देखें तो 86.07% के आसपास आपका इसमें पर्वतीय भाग है, ठीक है। यानी कि आपके 11 जनपद पर्वतीय हैं, जबकि 2 जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर ये केवल मैदानी है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगला देखें, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है भैया मैनाक पर्वत। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है शिवालिक का अर्थ क्या है, तो शिवालिक 2 शब्दों से बना है, शिव प्लस अलग, ठीक है, शिव के अलग। तो शिव मतलब हो गया आपकी भगवान शिव, जबकि अलग मतलब होता है आँख की भौहें, ठीक है, आँख की भौहें। तो शिवालिक का अर्थ हुआ शिव की भौहें, जबकि शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम था मैनाक पर्वत। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, माणा दर्रा स्थित है। PCSP 2010 देखिए, माणा दर्रा कहाँ है? तो ये दर्रे वाले चैप्टर में हम पूरा कवर करेंगे। वैसे आप ध्यान रखें, नीति, माणा, किंगरी, मिंगरी सब कहाँ है आपके? चमोली में है, और चमोली कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखें, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून हमने बात की थी, देहरादून, कोठारी दून, चौखम दून, पाटली दून, बहुत सारे दून हैं, ठीक है, पचवा दून। तो इनमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट दून था देहरादून, क्योंकि ये सबसे लंबी चौड़ी घाटी है, ठीक है, लगभग 75 किलोमीटर लंबाई, 24 किलोमीटर चौड़ाई, इस तरीके से हमने पढ़ा था। आगे देखें, किंगरी, बिंगरी, नीति, माणा, सैल, सल, धर्मा क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी 2004 में पूछा था PCS प्री में, 2010 में फिर पूछा है। तो ये क्या है? अपने आप में दर्रे हैं। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी अंग है। देखिए मैं क्वेश्चन कह ही रहा था, ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो उत्तराखंड का पामीर या दूधातोली श्रेणी आपकी कहाँ फैली हुई है? मैंने बताया था 3 जनपदों में फैली हुई है, CAP कैप में। क्योंकि उत्तराखंड का जो पामीर है, पामीर का पठार आपका विश्व की छत कहलाता है, छत सर के ऊपर होती है, मैंने बताया था। ऐसे ही उत्तराखंड का पामीर है दूधातोली श्रेणी, तो कैप में हम लोग इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि कैप भी सर के ऊपर होती है। तो चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल, इन 3 जनपदों में फैला हुआ है, और 21 हिमालय का भाग है, अभी मैंने बताया मध्य हिमालय का, ठीक है। आगे चलें, पहाड़ियों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? देखिए फिर से रिपीट हुआ है, तो पहाड़ों की रानी है मसूरी, और ये किस श्रेणी में पड़ता है? अब ये बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। हमने बात की थी कि जो आपका मध्य हिमालय श्रेणी है, मध्य हिमालय में बहुत सारी श्रेणी आती हैं, जिनमें आपका द्रोणगिरी श्रेणी आती है, दीपा श्रेणी आती है, ठीक है, या फिर रानीखेत श्रेणी आती है, और ये मसूरी श्रेणी आती है, झंडीधार श्रेणी, नाग टिब्बा, लाल टिब्बा, इस टाइप की सारी श्रेणियाँ मध्य हिमालय का भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय श्रेणी। अगला है, रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है। तो फिर से वही क्वेश्चन बन गया, रानीखेत पर्वत श्रेणी किसका भाग है? मध्य हिमालय श्रेणी का। अच्छे क्वेश्चन है भैया, ये बन सकते हैं एग्जाम में, इनको ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखें, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है? अभी मैंने बात की थी कि वर्ष भर हिमाच्छादित कौन सा रहेगा? सबसे ज़्यादा ऊंचा भाग, और सबसे ज़्यादा ऊंचा भाग कौन सा है? महान हिमालय या फिर हिमाद्री। तो महान हिमालय कहाँ दिया है? ये है महान हिमालय। इसी महान हिमालय के अन्य नाम है आपके हिमाद्री। हिमाद्री इसे पुराण में क्यों कहा गया है? हिमाद्री कहने का मतलब होता है बर्फ का घर, यहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है। प्लस इसके साथ साथ अन्य नाम याद रखेंगे। महान हिमालय को एक इंपॉर्टेंट नाम दिया था आंतरिक हिमालय, ये ध्यान रखें, इसके साथ कंफ्यूज ना हो। बहुत से लोग आंतरिक हिमालय आते ही लगा देंगे लघु हिमालय, तो लघु हिमालय को आंतरिक नहीं कहा जाता है, ठीक है। जो आपका आंतरिक हिमालय है ये इस महान हिमालय को ही कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नेम है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद रखें। आगे देखें, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? अब देखिए कितना लॉजिकल, कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है PCS प्री 2007 में। UKPSC इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता है।
ताकि जान सके कि आपकी समझ कितनी विकसित है। तो सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव किसका पड़ेगा? भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन या बाढ़। अब सभी आपदाएं उत्तराखंड में आती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि भारत को भूकंप की संवेदनशीलता के आधार पर 5 जोनों में बांटा है, जिनमें से जोन 4 और जोन 5 उत्तराखंड में पड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भूकंप ऐसी आपदा है जिसका सर्वाधिक प्रभाव उत्तराखंड पे पड़ सकता है। ठीक, तो जोन 4 में कौन कौन से? NDT, UK, US। जोन 5 में बचे हुए हरिद्वार और पौड़ी को छोड़कर, ये मैं बता चुका हूँ। आगे देखें, लघु हिमालय किस के मध्य में स्थित है? लघु हिमालय तो किसके मध्य में है? यहाँ पे हमने अभी बात की थी, सबसे पहले ट्रांस हिमालय आएगा, फिर उसके बाद महान हिमालय आता है, फिर उसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय आता है, फिर उसके बाद संरचनात्मक घाटी, दून घाटी, फिर उसके बाद शिवालिक श्रेणी, फिर आपका भाबर क्षेत्र और गंगा का मैदान। तो अब आप बताइए कि जो आपका लघु हिमालय श्रेणी है ये कहाँ है? ट्रांस हिमालय आ गया, ये आपका महान हिमालय आ गया, ये लघु हिमालय आ गया, ये शिवालिक आ गया। तो लघु हिमालय ये है, ठीक है, किसके मध्य है? महान हिमालय और शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो कहाँ लिखा है? महान हिमालय और बाह्य हिमालय। ठीक है, ये है बी में शिवालिक और महान हिमालय। तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य लघु हिमालय। तो ऐसे आप पहचानेंगे। इस मैप को, इस चीज़ को आप अपने कॉपी में बना दें और बार बार ड्रॉ करते रहें, तो बहुत आसान है भाई, ये समझ सकते हैं। यहाँ पे संरचनात्मक घाटियाँ हैं। ठीक है, आगे देखें, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका देहरादून में है। 1767 में इसकी स्थापना हुई थी बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थापना हुई थी और 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसे यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। अगला है श्रृंगकंठ दर्रा। तो देखिए श्रृंगकंठ, कंठ मतलब होता है आपका गला। ठीक है, ये उत्तराखंड राज्य है भैया, ये उत्तराखंड राज्य है और इसका ये पूंछ वाला भाग है, ये नीचे पैर बना दो और यहाँ पे आप लोग बना दो इसकी गर्दन और सिर। तो श्रृंगकंठ ये वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे कौन सा जनपद है? उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी के बाद ये कौन से राज्य से सीमा बनाता है? हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। ठीक है, तो श्रृंगकंठ कहाँ होगा? उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे तो दिया है सीधे उत्तराखंड के साथ, तो उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य, तो और ज़्यादा ईजी हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखेंगे श्रृंगकंठ को। आगे देखें, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सागचुकला, ये 4 दर्रे हैं। कहाँ? उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में, बता चुका हूँ, तो उत्तरकाशी में। अगला देखें, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनें। अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप C 2012 पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। बिल्कुल सही है, हमने बताया था कि सर्वाधिक आबादी जो आपकी पाई जाती है ये शिवालिक और मध्य हिमालय के आसपास पाई जाती है, यानी कि शिवालिक क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए उचित दशा है। ठीक, दूसरा बाह्य हिमालयी क्षेत्र यानी कि शिवालिक में मुख्यतः वनाच्छादित है, कह रहा है। तो हमने बताया था कि शिवालिक क्षेत्र वनाच्छादित है, इसीलिए लकड़ी संबंधी उद्योगों का सर्वाधिक विकास वहाँ हुआ है। आपको याद आएगा अगर आपने वीडियो देखी है। तीसरा है भाबर क्षेत्र यानी कि पाद प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं। बिल्कुल सही है, अभी मैं जो भाबर बना रहा था ऐसे बना रहा था। इसका मतलब क्या है कि मोटा, यहाँ पे कंकड़, बालू, बजरी, ये सब चीज़ें इकट्ठा होते हैं। ठीक है, ऊपर से बेगवती नदियों के द्वारा जो बहाकर लाए गए मोटे अवसाद होते हैं, अचानक प्लेन आते हैं, यहाँ पे इकट्ठा कर दिए जाते हैं। तो इसी वजह से जो भाबर क्षेत्र है, यहाँ की जमीन भी कृषि के लिए अनुपयुक्त है। ठीक, तो हम ये बात कर चुके हैं, तो सारे ऑप्शन इसमें सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें, निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? तो आप लोग जानते हैं चमोली सबसे बड़ा जिला है, इसका क्षेत्रफल 80-30 बिल्कुल सही दिया है। चंपावत 17-33। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग मान के चलें। क्यों होगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि चंपावत में देखिए क्या दिया 17-33, जबकि चंपावत का है 1766, लगभग इतना है। अब देखिए कितना कम अंतर यहाँ पे किया है। ऐसे स्टूडेंट तभी इसको सही कर पाएंगे जब बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ा होगा, उन्होंने याद किया होगा, उन्हें पता होगा। ठीक है, बाकी उत्तरकाशी 80-16 बिल्कुल सही, पिथौरागढ़ 70-90 बिल्कुल सही। तो ये क्वेश्चन आप मोस्ट इंपोर्टेंट में रखें, ऐसा बन सकता है आने वाले फर्स्ट गार्ड में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखें। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका उत्तराखंड जो हिमालय के पूर्व मध्य भाग में है। ठीक है, देखिए अगर पूरे भारत के संदर्भ में उत्तराखंड की स्थिति पूछी जाती है तो भारत के संदर्भ में उत्तराखंड की स्थिति है उत्तर पश्चिम में, लेकिन हिमालय के संदर्भ में पूछी जाए तो पूर्व मध्य भाग में उत्तराखंड पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें भैया, बुक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखें, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? अभी मैंने बात की थी, राज्य का जो क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है। इसमें से आपका 86.07% भाग क्या है? पर्वतीय है, 11 जनपद आते हैं, जबकि आपका 13.93% भाग क्या है? ये मैदानी है। तो ये मैंने बात कर ली थी, ध्यान रखेंगे। आगे चलें, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा, तो हमने बात की थी भैया जो उत्तराखंड है ये ऐसे पड़ता है और भारत के ये उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मानसून आता है, मानसून भारत में यहाँ से प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिम दिशा से, और मानसून उत्तर पूर्व की ओर चलता है। तो यहाँ से ये वाला मानसून उत्तराखंड में प्रवेश करता है दक्षिण पूर्व दिशा से। बाकी ये मानसून जब यहाँ से बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में जाता है तो यहाँ से जल ग्रहण करता है और यहाँ से भी राज्य में प्रवेश करेगा। तो यहाँ से जल ग्रहण करेगा और बरसते हुए चलेगा तो इसकी पानी की मात्रा कम होती जाएगी। तो जब हम पूरब से
पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी। इसी प्रकार जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तब भी वर्षा की मात्रा घटती है। यह हम बात कर चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं जलवायु वाले में, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। पूछा है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर, दक्षिण से उत्तर को जाएंगे तो क्या होगा, बारिश की मात्रा घटती है, ठीक। आगे चलें, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है, तो समझें विंटर लाइन क्या होती है। देखिए आपने पढ़ा होगा, घर में बैठते हैं आप लोग, दूर पहाड़ों को देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है पर्वत, और इसके तुरंत बाद आपको आसमान दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि एक लाइन दिखाई देती है जहाँ पे धरती है और आसमान मिल रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे जाऊँगा तो आसमान को पकड़ लूँगा, तो वही आपका क्षितिज कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षितिज कहलाता है, ठीक है। 9th-10th में बुक का नाम भी है क्षितिज, तो इसका मतलब होता है धरती और आकाश का मिलन। अब ये क्षितिज है, देखो होता क्या है कि दिसंबर जनवरी के महीने में मसूरी वाले क्षेत्र में इस क्षितिज में एक पतली सी लाइन दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे आग जली हुई है, ठीक है। उसी को कहा जाता है विंटर लाइन, और इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर विंटर लाइन कार्निवल भी आयोजित किया जाता है, एक उत्सव। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको विंटर लाइन पूछा जाता है तो ये आपका दिसंबर जनवरी में दिखाई देती है विंटर लाइन, और कहाँ दिखाई देगी, मसूरी में, ठीक है। आगे चलें, पूछ दिया कि विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य कहाँ दिखाई देता है, तो ये ध्यान रखें मसूरी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको सटीक जगह पूछी हुई है, सटीक जगह जब पता होगी तभी आप लोग सही लगा पाएंगे, अन्यथा यहाँ पे ऑप्शन के साथ आप लोग तुक्का नहीं लगा सकते, ठीक है, ध्यान रखें। आगे चलें, निम्न में से कौन सा राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है भैया। देखो क्यों लाजवाब है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट में टिक करेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है। पहला है पूर्व में काली नदी, बिल्कुल प्राकृतिक है। पश्चिम में यमुना नदी, ये भी प्राकृतिक है। उत्तर में तिब्बत हिमालय, ये भी है। और दक्षिण में तराई भाबर। तो भैया आप किसे आप लोग इलिमिनेट करेंगे इसमें से। ये यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर आप उत्तराखंड को ढंग से देखें, ये जो उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर आप लोग पाएंगे कि जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, इसके बाद हिमाचल लगता है, तो यहाँ पे आपकी बहती है टॉन्स नदी, और जो यमुना है वो उत्तरकाशी से बहते हुए आती है, और ऐसे करके यहाँ पे देहरादून को काट के राज्य से बाहर हो जाती है। तो देहरादून का जो बॉर्डर है वो यमुना नदी नहीं बना रही है, ये उत्तरकाशी से आ रही है, और ये देहरादून को यहाँ पे बीच से काट कर राज्य से बाहर हो जा रही है, जबकि टॉन्स नदी पश्चिम में सीमा बनाती है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने बहुत अच्छे से मैप पढ़ा हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम में यमुना नदी। यमुना नदी सबसे पश्चिम में नहीं है भैया, टॉन्स है, ठीक। आगे देखें, उत्तराखंड से निम्न में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है भाई, हमने पढ़ा है हिमाचल प्रदेश, 3 जनपद इसकी सीमा बनाते हैं, ठीक है, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी 5 जनपद सीमा बनाते हैं। नेपाल के भी आपको हमारे 3 जनपद नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो हरियाणा ऐसा राज्य है जो सीमा नहीं बनाता है, लेकिन कुछ बुक्स में दिया है कि हरियाणा जो है आपका देहरादून से सीमा बनाता है। जब आप मैप देखते हैं तो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, हरियाणा का ऐसे कोना आता है, और देहरादून जो है, देहरादून का स्ट्रक्चर ही कुछ इस टाइप का है भैया। आप लोग देखेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है। एक मिनट जरा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देहरादून का दिखाई देता है। तो देहरादून का जो ये वाला कोना है, मानते हैं कि हरियाणा से टच करता है, लेकिन यहाँ पे हरियाणा और देहरादून के टच होने से पहले उत्तर प्रदेश का बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। तो कुछ बुक्स मानते हैं कि हरियाणा से टच होता है, कुछ बुक्स मानते हैं नहीं होता। तो यहाँ पे आयोग ने दिया है क्वेश्चन, और इसमें हरियाणा ही इसका सही आंसर होगा कि उससे सीमा नहीं लगती, ठीक। आगे देखें, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो आप लोग ये सर्च करना यार कि हरियाणा से जिला लगता है या नहीं लगता है देहरादून, ठीक है, और मुझे भी बताना। तो राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। 5 जिले बनाते हैं भैया उत्तर प्रदेश से सीमा। कौन कौन से हैं आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे आपका देहरादून हो गया, उसके बाद देहरादून के बाद हरिद्वार हो गया, फिर पौड़ी हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका पौड़ी के बाद सीधे नैनीताल आ जाता है, और उसके बाद उधम सिंह नगर आ जाता है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 जनपद हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम क्षेत्रफल अभी पूछा था ऊपर, फिर से पूछ दिया ग्रुप सी में, चंपावत। कितना, 1766 वर्ग किलोमीटर। आगे देखें, सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ दी हुई हैं, उनकी ऊंचाई दी हुई है। तो बार बार ये क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग पर्वत श्रेणियों को जरूर पढ़ें। इसी बार के एग्जाम में भी पढ़ा हुआ था, आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। नंदा कोट की ऊंचाई पूछ दी, तो आप लोग ध्यान में रखें। नंदा देवी की है आपकी कितना, 7817 मीटर, ये हो गया। कामेट की है आपकी कितनी, दूसरे नंबर पे 7756। पंचाचूली की कई बार पूछी गई है, पंचाचूली की 6904, आप लोग ध्यान रख लें, पिथौरागढ़ में पड़ती है। ये 5 शिखरों का एक समूह है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बची केदारनाथ, तो इसका होगा तुम्हारा 6958 मीटर। अच्छा, इसके ऑप्शन देना भूल गया, तो आप लोग ऐसे ही याद रख लें, ये मैंने सुमेलित कर दिया है, ठीक है। आगे देखें, नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ग्रुप सी में इसलिए पूछा भी गया है। देखो 2 पर्वत हैं, एक है आपका नर और नारायण, ठीक है। एक आता है आपका नर और गंधमादन। तो
तो एक पर्वत के मध्य आपका पूछा गया है कि ये दो पर्वत हैं नर और नारायण, इनके मध्य कौन सा स्थित है। तो अधिकांश लोगों ने पढ़ा होगा फूलों की घाटी दो पर्वतों के मध्य स्थित है और उनमें एक नर पर्वत है ही। तो बहुत से स्टूडेंट इसको गलत करके आ जाएंगे। ध्यान रखना है नर और नारायण, नर मतलब है अर्जुन, नारायण मतलब क्या है, नारायण किसे कहा जाता है, विष्णु भगवान को। और विष्णु भगवान का संबंध किससे है, बद्रीनाथ से। तो जहाँ पर नर और नारायण आएगा, नारायण जहाँ पर आ जाएगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे बद्रीनाथ यहाँ पे आएगा, ठीक है। जबकि नर के साथ अगर गंध आती है, गंध मतलब आता है आपका क्या, सुगंध, यानी कि फूलों से सुगंध आती है, तो फूलों की घाटी नर और गंधमादन के मध्य होगी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। अगला है किंगरी बिंगरी, कई बार पूछ दिया है क्वेश्चन, किंगरी बिंगरी नीतिमाणा क्या है, ये सब क्या है, दर रहे हैं, ठीक है। देखिए कब कब पूछा है, पीसीएस प्री 2016 में पूछा है, 2005-6 में पूछा था, ग्रुप सी 2018 में पूछा है। आगे चलते हैं, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भैया अभी हमने पढ़ा दक्षिण से उत्तर की ओर जाने में वर्षा की मात्रा घटती है, यानी कि महान हिमालय में कम वर्षा होगी, उससे नीचे आएंगे मध्य हिमालय में थोड़ी ज़्यादा, फिर शिवालिक में और ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सर्वाधिक वर्षा होगी बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक श्रेणी में। बार बार बता रहा हूँ शिवालिक को ही बाह्य हिमालय कहा गया है, ट्रांस हिमालय मत लगा के आना, ठीक है। तो बाह्य हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसके बाद मध्य हिमालय में थोड़ी कम और महान हिमालय में बहुत कम, ठीक है। वहाँ पे बारिश नहीं होती, 40 से 80 सेंटीमीटर वहाँ पे वर्षा होती है और उसके बाद सीधे बर्फबारी हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बताया हुआ था कि जो ये पौड़ी जनपद है ये 7 जनपदों से घिरा हुआ है और 7 जनपदों से सीमा बनाता है। ये उत्तराखंड का सर्वाधिक जनपदों से सीमा बनाने वाला स्वयं में एक जनपद है, तो ध्यान में रखें, इसका सही आंसर हो जाएगा पौड़ी। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो अच्छे से देख लें, पूरा मैंने बनाया हुआ है, मैप से समझाया है, ठीक है। आगे देखें, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है, गन्ना पर्यवेक्षक 2016 पूछा है। तो हिमालय बचाओ देश बचाओ मोस्ट इंपोर्टेंट ये स्लोगन है, नारा है, ये दिया गया था सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। और कब दिया गया था, ये आपका जो चिपको आंदोलन चलाया था गौरा देवी के द्वारा, उस चिपको आंदोलन के दौरान ही दिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा की डेथ भी हुई है तो दोबारा बन सकता है। आगे देखें, दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा, अब खुद ही देख लो कितनी बार पूछा है अलग अलग एग्जाम्स में। पीसीएस पी में पूछा था, समूह ग में पूछा है, समीक्षा अधिकारी 2016 पूछा है, ठीक है। आने वाला पेपर आपका समीक्षा अधिकारी का भी है, आर ओ दोनों के हैं, ठीक है, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी। तो ध्यान रखें, दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा याद हो गया होगा अब तो, शिमला दर्रा। कहाँ पड़ती हैं घाटियाँ, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट देखें, नंधौर दून किस जनपद में है। हमने पाटली दून, पचवा दून, हर की दून, ये सारे दून देखे थे, एक नंधौर दून है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ा है तो इनमें एक वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका नंधौर, जो फैला हुआ है आपका कहाँ, चंपावत प्लस नैनीताल में। तो ऐसे स्टूडेंट जिनने ये पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है, वो बहुत आसानी से बता देंगे नंधौर दून कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो नंधौर दून आपका नैनीताल जनपद में होगा, तो ये ध्यान रखें, नंधौर दून भी है और नंधौर एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। आगे चलते हैं, निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। ये तिथि वाला मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, चाहे वो शॉर्ट्स के फॉर्म में आए या फिर नॉर्मल वीडियो, उसमें हम सारे दिवस याद कर लेंगे एक बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिमालय दिवस आपका 9 सितंबर को मनाया जाता है, ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने पूछा गया, आगे भी बन सकता है, ध्यान रखें। केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी, ये हमने डिटेल में कल डिस्कस किया था, उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा करके, ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास में। तो केदारनाथ जल आपदा आपकी, देखिए कितने अच्छे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, अप्रैल 2013, मई 2013, जून, जुलाई। अब भैया सबको पता है जून जुलाई में ही बारिश होती है, तो आप लोग तुक्का तो लगा सकते थे अगर इनमें से एक ही महीना दिया होता। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2016 में इसलिए दिया हुआ है, तो इसे अच्छे से याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बन सकता है। अब मैंने आपको बताया था 16-17 जून, ठीक है, क्या डेट बताई थी, 16-17 जून 2013 को, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद आपका 17 जून से 2 जुलाई तक एक ऑपरेशन चलाया गया था, थल सेना के द्वारा भी चलाया गया, वायुसेना के द्वारा भी, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेशन थे मैंने बताया हुआ है, उनको अच्छे से देख लें। नेक्स्ट है, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। अब भैया ये क्वेश्चन पटवारी लेखपाल 2016 में पूछा है, तो रिपीट हो सकता है। देखिए कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन चोटी, ऑपरेशन सूर्याहोप, सभी लोगों को पता होगा ऑपरेशन सूर्याहोप। अब ये क्वेश्चन आपका एक तरीके से ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये डिलीट हुआ हो सकता है, ठीक है। क्यों है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने कल ही बताया था ऑपरेशन सूर्याहोप थल सेना के द्वारा चलाया गया था केदारनाथ आपदा में, ठीक है, 17 जून से 2 जुलाई के मध्य चलाया गया था। इसके बाद वायुसेना के द्वारा भी एक चलाया गया था, ऑपरेशन राहत, है ना। इसके बाद मैंने बताया था कि निम उत्तरकाशी को, यानी कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को, इस केदार घाटी को पुनः बसाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था निम के द्वारा, निम को जिम्मेदारी दी गई थी, वो था ऑपरेशन केदार। तो दोनों का ही संबंध उत्तराखंड से, इसलिए ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन हुआ, लेकिन इसमें आयोग पूछना चाह रहा होगा सूर्याहोप, ठीक है। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, कितना है भैया पर्वतीय, अभी हमने बताया था 86.07, तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। बाराहोती किस जिले में स्थित है, बाराहोती, चोर होती, मार्च योग, ठीक है, ये सारे दर्रे आपके पिथौरागढ़ और
चमोली के मध्य है, ठीक है, पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य है, बाराहोती मार्चयुक्त। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका, अच्छा दोनों ही ऑप्शन में दिए हैं तो सही आंसर हो जाएगा चमोली। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन फिर से बन सकते हैं जहाँ दोनों ही दिए हों तो वहाँ पे ध्यान रखना कि एग्जैक्ट कहाँ है, तो एग्जैक्ट बाराहोती जो है चमोली में है। आगे चलते हैं, निम्न में से किसे पहाड़ों की रानी, देखो फिर से रिपीट हो गया, कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में, तो पहाड़ों की रानी कहा जाता है किसे, मसूरी को, ठीक है। अगला देखें, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है, तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पौड़ी गढ़वाल की सीमा स्पष्ट करते हैं 7 जनपदों को। इसके बाद आपका अल्मोड़ा की सीमा 6 जनपदों को करती है, ठीक है, नैनीताल की 6 जनपदों को कर रही है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे देहरादून अन्य जनपदों की 4 को करती है, मैंने पूरा कराया हुआ है, आप लोग देख लें वीडियो। अगला देखें, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो लिपुलेख के बारे में इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। लिपुलेख दर्रा जो है ये एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दर्रा है, ठीक है। इस दर्रे से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दर्रे से आपका अंतर्राष्ट्रीय जो यात्रा है, कौन सी, कैलाश मानसरोवर यात्रा, कौन सी यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से गुजरती है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, मानसरोवर यात्रा कहाँ से जाती है करके, तो लिपुलेख दर्रे से। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय जनपद कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है सर्वाधिक, वो है पिथौरागढ़। तो ये दर्रा भी कहाँ होगा, पिथौरागढ़ जिले में, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो लिपुलेख यहाँ से कैलाश मानसरोवर जाती है, क्योंकि मानसरोवर झील आपकी तिब्बत में पड़ती है, और पिथौरागढ़ जिले में ही आपका लिपुलेख दर्रा पाया जाता है, ठीक है। पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी, अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो समाज कल्याण 2017 में पूछा है, मालपा भूस्खलन नाम से इसे जाना जाता है, पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में पड़ता है मालपा, और यहाँ पर आपका 17-18 अगस्त 1998 में भूस्खलन हुआ था, जिसमें आपका एक नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी नाम से इनकी भी डेथ हो गई थी। तो एक क्वेश्चन बना हुआ है, यूके SSC के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन याद रखें, मालपा भूस्खलन कब हुआ है, 1998 में, और इसमें किसकी मृत्यु हुई थी, नृत्यांगना की, वो थी आपकी प्रोतिमा बेदी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। आगे चलें, अच्छा एक चीज़ इससे रिलेटेड आप लोग मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताएं, खुद आप लोग सर्च करें कि मालपा भूस्खलन के में बचाव और राहत कार्य के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे वो जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला देखें, दून घाटी किस जिले में स्थित है, तो सबको पता है देहरादून में, ठीक है। अगला देखें, उत्तराखंड में भाबर पेटी दी है, इनमें निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं, तो यहाँ पे भैया अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम में बन सकता है। देखो अल्पाइन तो होगा नहीं, उपोष्ण उष्ण शीतोष्ण, अब ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें उष्ण और उपोष्ण 2 दिए हैं। तो आप लोगों को लगता है कि भाबर और तराई क्षेत्र जो है यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, तो हर कोई बहुत आसानी से इसमें उष्ण कटिबंधीय लगा देगा, लेकिन मैंने बताया आपको कि जो भारत है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है आपकी कर्क रेखा, और कर्क रेखा से दक्षिण का क्षेत्र आता है उष्ण कटिबंधीय, जबकि इससे ऊपर का क्षेत्र होगा उपोष्ण। उत्तराखंड कहाँ पड़ता है, इसके उत्तर में पड़ता है। तो उत्तराखंड में भले ही आप लोग तराई में जाएं, भाबर में जाएं या कहीं जाएं, जलवायु हमेशा पूरे भारत के संदर्भ में क्या रहेगी, उपोष्ण कटिबंधीय ही रहेगी, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय, इंपॉर्टेंट है इसलिए दिया हुआ है। आगे चलें, निम्नांकित में से कौन एक गिरिद्वार या दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो लिपुलेख दर्रा अंतर्राष्ट्रीय दर्रा है भैया, ये तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलाश मानसरोवर वाला, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में। दूसरा है माणा दर्रा, ये चमोली में है। शिमला दर्रा अभी हमने पढ़ा, दार में व्यास को जोड़ता है पिथौरागढ़ में। चौथा है डिप्सा, तो ये उत्तराखंड में नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे मानसरोवर धर्मार्थी के लिए यहाँ से गुजरते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल पूछना चाह रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से गुजरती है, तो अभी मैंने बताया लिपुलेख पास से गुजरती है, जो कि पिथौरागढ़ में है। और जो पिथौरागढ़ जनपद है आपका कुछ इस तरीके का, यहाँ पे कोना है इसमें, और यहाँ पे नेपाल से सीमा बनाता है, यहाँ चीन तिब्बत से बनाता है, ये जनपद है, तो यहाँ पे आपका लिपुलेख दर्रा पड़ता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिपुलेख। अगला देखें, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई, तो देखो भैया पंचाचूली कितनी बार पूछा गया है, अब ये कनिष्ठ सहायक 2018 पूछ दिया। पंचाचूली इंपॉर्टेंट शिखर है, 5 शिखरों का समूह है, पिथौरागढ़ जनपद में पड़ रहा है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 6904 मीटर, 6904, रट लो 6904। अगर देखें आगे, लंपियाधुरा जोड़ता है, ये दर्रे वाला है, आगे हम कवर करेंगे और ट्रिक से पढ़ेंगे तो आप लोगों को सब रट जाएंगे, ठीक है। तो लंपियाधुरा, ऊँटा जयंती, लंपिया, ये मनसा लंपिया, ये सारे के सारे कहाँ हैं, पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ तिब्बत। आगे देखें, निम्न में से श्रृंगकंठ, अभी मैंने ट्रिक से बताया श्रृंगकंठ कहाँ होगा, ये होगा आपका श्रृंगकंठ वाला क्षेत्र, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखें, थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग क्या है, परिवर्तन सिपाही 2021 में पूछ दिया है, फिर से क्या हो जाएंगे आपके दर्रे। दूनागिरी ग्लेशियर,
देखो भैया इंपॉर्टेंट है, दूनागिरी ग्लेशियर परिवर्तन सिपाही 2021 में पूछा गया है। तो दूनागिरी ग्लेशियर जो है आपका चमोली जनपद में स्थित है। अभी आयोग ने एक क्वेश्चन बनाया हुआ था पटवारी वाले में कि दूनागिरी पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। अब ये कन्फ्यूजन हो गया इसमें बहुत से स्टूडेंटों को, ऑब्जेक्शन भी लगा हुआ है, क्योंकि दूनागिरी जो पर्वत श्रेणी है मुख्य वाली वो चमोली में ही है, जिसकी ऊंचाई 1766 मीटर है। ठीक है, ये आप लोग देख लेना, मैप में दिखाई देगी आपको। लेकिन एक दूनागिरी या द्रोणगिरी पर्वत आपका अल्मोड़ा में भी है, वो भी इंपॉर्टेंट श्रेणी है जो कि प्राचीन कालीन है, तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन हुआ था। तो ध्यान रखें यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा चमोली। अगर चमोली अल्मोड़ा दोनों होंगे तो ऑब्जेक्शन लग जाएगा। ठीक है, तो दूनागिरी ग्लेशियर और दूनागिरी चोटी दोनों ही चमोली में है। पंचाचूली शिखर की ऊंचाई वीडियो 2021 फिर पूछ दिया, देखो इसकी ऊंचाई कितनी, 6904, रट लो यार इसे। आगे देखें कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो कामेट अभी हमने बात की थी, सबसे ऊंचा नंदा देवी 7817, इसके बाद कामेट 7756, इसके बाद नंदा देवी पूर्वी 7434। ठीक है, ये तीन तो आपको रटी होनी चाहिए। तो कामेट पर्वत शिखर दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7756 मीटर, ऑप्शन बी। उत्तराखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल सभी जानते हैं, चमोली का है 80-30 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी 80-16। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा। तो सब हिमनद वाले में इसे कवर करेंगे हम। सबसे बड़ा हिमनद जो है उत्तराखंड का, यह है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, सबसे बड़ा हिमनद मतलब ग्लेशियर, तो सबसे बड़ा है, लगभग 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा, 30 गुना 2 किलोमीटर का ये ग्लेशियर है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका पिंडारी ग्लेशियर, 18 गुना 2 किलोमीटर का है। ठीक, इसके बाद तीसरा आता है मिलम। मिलम जो है आपका शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि आपका लगभग 16 किलोमीटर लंबा है और कुछ मीटर चौड़ा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखें। आगे चलें, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी फिर से पूछ दिया, कामेट चोटी 7756 मीटर। आगे देखें, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला, तो कौन सा सबसे पूर्वी, पिथौरागढ़। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखें, सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी दक्षिणी पूछा जाता है। मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया हुआ था ये सीमा वाले में कि ये पूर्वी पश्चिमी तो ईजी है, लेकिन आप लोग पूर्वी पश्चिमी बिंदु भी याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा बताया था, पिथौरागढ़ जिले का कुटी गांव। ठीक है, ये अंतिम गांव भी है कुटी गांव, और ये आपका सबसे पूर्वी बिंदु है। इसी प्रकार सबसे पश्चिमी बिंदु देखें तो देहरादून जनपद में हरबर्टपुर। ठीक, हरबर्टपुर सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी कुटी। ऐसे सबसे उत्तरी देखेंगे तो आप लोग देखेंगे अंगारा, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है। तो सबसे उत्तरी जनपद है उत्तरकाशी और यहाँ पे अंगारा गाँव। और सबसे दक्षिणी जनपद है आपका उधम सिंह नगर, और सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका मझौला ग्राम। ठीक है, मझौला ग्राम आपका कहाँ पड़ता है, ये खाटीमा में पड़ता है। ठीक, तो ये चारों चीज़ें भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अंतिम क्वेश्चन देखें, राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है कितने जिले जुड़े हैं भैया, यहाँ पे चमोली हो गया, सॉरी उत्तरकाशी हो गया, फिर उसके बाद चमोली आता है, फिर उसके बाद पिथौरागढ़ आता है। ठीक है, 3 जिले हो गए, ये आपके जुड़े हैं चीन से। इसी के साथ साथ पिथौरागढ़ हो गया, फिर उसके नीचे चंपावत हो गया, फिर उसके नीचे उधम सिंह नगर, ये जुड़े हैं नेपाल से। तो कुल कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5, तो कितना इसका सही आंसर हो जाएगा 5। और इनमें से एक जिला है कॉमन, जो कि चीन और नेपाल दोनों से ही सीमा बनाता है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला पिथौरागढ़ जनपद, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका परीक्षा वाणी का जो भौगोलिक वाला चैप्टर था, भौगोलिक परिचय, उसके सारे एमसीक्यू हमने यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हेल्पफुल लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन सेशन के साथ। अपना ध्यान रखें, और भैया इसे बहुत अच्छे से कवर करना आप लोग। जो भी आप परीक्षा वाणी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके तुरंत बाद आप एमसीक्यू जरूर लगाएं, एमसीक्यू सीरीज देखें, उसके तुरंत बाद आप परीक्षा वाणी संक्षिप्त की लगाएं, जिससे आपकी परीक्षा वाणी ऐसे कवर होगी कि कभी भी कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।